ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पूंछ बाकी है। आसाराम कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि ऊंट जैसे बड़े बड़े आरोप उन पर लगे, उससे निकल गए। ये आरोप तो सिर्फ एक पूंछ के बराबर है। अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जोधपुर के डीसीपी ने, और उन्होंने बताया है कि आज रात 12 बजे से पहले आसाराम की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकल जाएंगी। आसाराम को बिल्कुल मोहलत नहीं दी जाएगी। जोधपुर पुलिस ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर आसाराम खुद को बेकसूर साबित कर लेते हैं तो ठीक है, वरना उनकी गिरफ्तारी तय है। विप्लव अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विप्लव, क्या इस वक्त कोई ऑप्शन है आसाराम बापू के पास? क्योंकि जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो वापस ले ली है, उसकी अर्जी इन्होंने, पुलिस उन्हें मोहलत देने को तैयार नहीं है। क्या कोई ऑप्शन है बचने का? देखिए, बचने के ऑप्शन की जहां तक बात है, निश्चित रूप से जिस तरह जोधपुर पुलिस बात कर रही है वो कहीं ना कहीं बचने के रास्ते तो बता ही रही है, क्योंकि वो लगातार जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं रोहित यहां से पीछे की तरफ चलूंगा। 15 अगस्त को ये केस होता है, 19 अगस्त को बाकायदा दिल्ली पुलिस इसमें 0 FIR रजिस्टर करती है। वो 0 FIR 21 अगस्त को FIR में जोधपुर में बदलती है। 21 से लेकर आज 30 अगस्त हो गई। क्या एक भी कदम जोधपुर पुलिस चली है? अभी तक नहीं चली है। केवल एक 160 का जो नोटिस होता है एक सामान्य सी प्रक्रिया है किसी भी एक्यूज को बुलाने की, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं रोहित, जिस तरह के यौन शोषण का मामला है, हालांकि 376 पुलिस का दावा है कि 376 नहीं बन रहा है। हालांकि डिफेंस अपनी बात कहेगा, वो जब लड़की अपना पक्ष अदालतों में रखेगी तो निश्चित रूप से आगे बात करेगी। लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि आखिर अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कहां कदम उठाए हैं। 9 दिन का समय बीत चुका है, एक कदम भी आगे आप नहीं चले और केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप समय बोरो करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही दिख रहा है। डीसीपी को अभी मैं सुन रहा था, जोधपुर पुलिस के अधिकारी हैं, सीधे तौर पर वो किसी बात का सीधा जवाब नहीं देना चाहते थे, और इसके कई कारण भी हैं। महत्वपूर्ण कारण राजनीति है, और जिस राजनीति के पीछे आसाराम की गिरफ्तारी बार बार टल रही है और आगे भी टाली जा सकती है। क्योंकि विप्लव अभी भी वो सीधा सीधा ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने आज तक की टाइम लिमिट थी, उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो हम जाके उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी भी वो अनुसंधान की बात बार बार कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो 4 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया आसाराम को, और ये कहा गया कि एज फैक्टर है तो ये देना ही पड़ता है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि देना ही पड़ता है आपको ये ग्रेस पीरियड? देखिए, निश्चित रूप से एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन रोहित यहाँ पर समझने वाली चीज है, आरोपों की गंभीरता भी तो मैटर करती है। देखिए, आरोपी की गंभीरता करती है, और साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में लड़की का बाकायदा पुलिस ने बयान दर्ज किया, यानी कि 161 के बयान हुए, मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके इससे 0 FIR को रजिस्टर किया था, मामले को जोधपुर भेजा, और उस लड़की की आप उस ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिए कि जब पत्रकारों ने इस पुलिस अधिकारी से इस बात को जानना चाहा कि क्या भोपाल से अगर वो कहीं जा सकते हैं उसके लिए आपने कोई व्यवस्था करी है, तो इन्होंने साफ कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कल आसाराम बापू अनट्रेसेबल हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, विदेश भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, इसकी क्या पुलिस पूरी जिम्मेदारी लेगी? क्या उनके परिवारों को थ्रेट नहीं करेंगे? जिस तरह लगातार मीडिया पे हमले हो रहे हैं, पत्रकार जब प्रश्न पूछ रहे हैं उनके साथ मारपीटें हो रही है। भोपाल एयरपोर्ट में इस तरह की घटना हुई। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, साबरमती नदी में जो 2 बच्चों की लाश मिली थी, आश्रम के 2 बच्चों की लाश मिली थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को इकट्ठा किया गया और मारपीट की गई। सीधे तौर पर आप आसाराम को छोड़े हुए हैं कि वो प्रोवोक करें, भड़काएं अपने समर्थकों को। आखिर राजस्थान पुलिस का एक अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है? आप उसकी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि लॉ एंड ऑर्डर बने। आरोप संगीन है, आरोपों की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इतने दिन, 21 अगस्त को आपने FIR रजिस्टर की है, 30 अगस्त हो गया, आपके सामने एक्यूज्ड आसाराम बापू हो या कोई भी देश का आम एक नागरिक हो, उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये कानून कहता है। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं विप्लव, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जो जिस तरह से बात की डीसीपी ने कि एक आम आरोपी और एक खास आरोपी, ये अंतर यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। भले ही मुंह से ना कहें, लेकिन नजर सबको आ रहा है।
भरपूर नजर आ रहा है और यही कारण है कि आपने नोटिस देने के 4 दिन के बाद भी अभी तक कोई, आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, डिफेंस रखिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आप बुलाने के लिए पुलिसकर्मी भेजते हैं, 8-8 घंटे वो बाहर रहते हैं, वो साधना में है, मौन में है, और जबकि इतने बड़े गंभीर आरोप हैं। क्या ये, मैं सीधे तरह से ये क्वेश्चन है, मुद्दा आसाराम बापू नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इस तरह के आरोप में क्या पुलिस अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लेती? कर लेती, और यही हमेशा करती है। लेकिन आसाराम चूंकि बड़े कद के हैं, उनको राजनीतिक कहीं ना कहीं सपोर्ट है, उनके पक्ष में बयानबाजी है, उनके समर्थक हैं, तथाकथित कई बिजनेसमैन और बड़े राजनेता उनके संपर्क में है, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विप्लव अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना होगी, ये कह रहे हैं जोधपुर पुलिस के डीसीपी। लेकिन उससे कुछ देर पहले की हम तस्वीरें अब आपको दिखा दें। ये आसाराम हैं जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और उनके समर्थकों ने बाहर बदतमीजी की मीडिया कर्मियों के साथ, बुरी तरीके से मारा पीटा है मीडिया कर्मियों को, यानी कि तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और मुहावरों के साथ खेल रहे हैं आसाराम। और खेल खेल में ये कह रहे हैं कि ऐसे आरोप बहुत लगे ऊंट जैसे, ये तो ऊंट की पूंछ है, जब ऊंट निकल गया तो पूंछ भी निकल जाएगी। देखते हैं क्या होगा आसाराम का। इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।